अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आज एक और जलसा था जिसकी इजाज़त उन्हें रात गए मिली और 24 घंटे से भी कम वक्त था तैयारी के लिए और जलसा करने के लिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मकामी क़यादत थी उन्होंने जैसे तैसे कोशिश की और ये जलसा हो गया। मवेशी मंडी के मकाम पर काना में ये जगह मिली थी जो कि एक साइड एरिया है शहर का, और पीटीआई का ये कहना है कि बहुत सारे जगहों पर रास्ते बंद थे। हुकूमत के दावे हैं कि जी हमने तो फ्री हैंड दे रखा था, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पर रास्ते बंद भी थे और कुछ जगह खुली भी थी और ये इसी तरह मिला जुला मामला था। लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी तादाद में लोग जलसागाह पहुँचने में कामयाब हो गए। नहीं पहुँच पाए टाइमली तो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँच पाए। ये ज़रूर अच्छी बात हुई कि कम अज़ कम कोई रुकावट अटक पुल पर उस तरह की नहीं देखी गई जिसका ख़तरा था कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा पंजाब में। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब व गरीब मामला ज़रूर देखा गया कि जो ही 6 बजे उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से ये कह दिया गया कि जनाब आपका वक्त ख़त्म हो चुका, लाइट्स बंद कर दी गई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया और फौरी तौर पर स्टेज जो है वो खाली करा लिया गया क़यादत से। अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त पास थे जलसागाह के, वो तो आके तकरीर नहीं कर सके इसलिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से रवाना होना शुरू हो गए। वो जलसागाह पहुँचे और वहाँ पे एक हाज़री और सलाम पेश किया और उसके बाद वापस चल दिए। अब इसके ऊपर अलग से बात हो रही है कि क्या ये कोई स्ट्रैटेजी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब आ जाएं लेकिन तकरीर ना करें और इसमें उनकी अपनी भी इसी तरह की कोई मर्जी थी, या फिर ये पंजाब हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कि उनको मुसाफत तो तय करवाई जाए लेकिन तकरीर ना करने दी जाए। लेकिन अपनी अपनी जगह ये अंदाज़े दुरुस्त, लेकिन इसके बावजूद भी ये पीटीआई का जलसा कितना कामयाब रहा या नहीं और आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इसके ऊपर बात भी करेंगे। और फिर साथ ही साथ अदालती मामलात से जुड़े अहम जो डॉक्यूमेंट सब सामने आ रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ जिसके बाद हमने देखा 3 रुकनी कमेटी बदल गई और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिख दिया है और उनसे सवाल ये किया है कि जनाब आपके जो 8 जजों ने वजाहत जारी की थी मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर वो किस तरह जारी की गई, उससे मुतालिक 9 सवालात हैं जो उन्होंने पूछे हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आप सबको मैं खुशामदीद और आज ख़ास तौर पे खुशामदीद कहते हैं जी अली गौहर बलोच साहब को, PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दीजिएगा। इमरान साहब से जलसे के ऊपर एक कमेंट लेते हैं और फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, आज जब 6 बजे जलसे की लाइट्स बंद हुई तो मुझे अपनी शादी की तकरीब याद आ गई थी, क्योंकि उस वक्त भी अभी रसूमात जारी थी लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और फिर लाइट्स बुझा दी गई, तो कुछ अफरा तफरी उस वक्त भी देखने में आई। कुछ ऐसी ही सूरत हाल आज पीटीआई के जलसे के साथ भी हुई। तो ये कुछ आपको भी गैर मामूली लगा कि जब इजाज़त दे ही दी थी और वो भी इतने 11th आवर, तो इस तरह की करने की क्या ज़रूरत थी कि भाई आप उनको 6 बजे एग्जैक्टली बंद कर लें? थोड़ा सा ग्रेस दिखानी नहीं चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले आपको इस्लामाबाद के जलसे में भी यही वाक़या याद आया था और आपने मुझे ये सुनाया था। उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे। गुजारिश ये है कि देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत को ग्रेस दिखानी चाहिए थी। ये कभी भी नहीं होता कि जलसा आपने 6 बजे का टाइम दिया है तो ये इम्तहानी पर्चा तो है नहीं कि इन्विजिलेटर जो है 6 बजे पूरे वो पर्चे वापस छीनना शुरू कर दे और इसी तरह से हुकूमत जो है वो पुलिस वाले आए और माइक छीन लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कल पीटीआई वाले 45 शराइत पे साइन कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, तो उन्हें भी ये चाहिए था कि उस वक्त ये वो बहस करते और टाइम जो है उसको 8 बजे तक करवा लेते। लेकिन उस वक्त तक राजीनामे से ये 6 बजे का टाइम इन्होंने डिसाइड किया था। तो शायद जहाँ हुकूमत की ज़्यादती है वहाँ इनका अपना भी है, क्योंकि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज का जो जलसा है, देखिए मैंने पिछली दफ़ा इस्लामाबाद वाले जलसे में भी आपसे एक बात की थी कि इस वक्त ये चीज़ें इररेलेवेंट हो गई हैं कि जलसे में कितने लोग थे, जलसा कामयाब था या नाकाम था, जलसे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीटीआई का मसला ये था कि वो बहुत अरसे से जलसे कर नहीं पा रही थी। इस्लामाबाद में उन्होंने अपना एक शो किया, अच्छा या बुरा कर लिया, करके दिखा दिया। अब लाहौर में क्योंकि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था और लोग ये कहते थे, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते थे कि जी लाहौर में करेंगे तो पता लगेगा, लाहौर में करके दिखाएं। तो उन्होंने लाहौर में भी जिस जगह पे हुआ
वो करके दिखा दिया, लेकिन उसको आप कामयाबी या नाकामी इसलिए भी नहीं कह सकते कि एक तो जैसे आपने इंट्रो में कहा इजाज़त की बड़ी ताख़ीर से दी गई। दूसरा देखिए पीटीआई को आपको एक मार्जिन देना होगा कि बग़ैर लीडर के इमरान खान जेल में है, उनके बग़ैर उनकी ये जो क़यादत है वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहनती होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनकी जो मरकज़ी क़यादत है टियर 1 की क़यादत वो सब नो वारिद हैं सियासत में। वो ज़्यादातर वकला हैं जिनको ये जो पार्लिमानी सियासत है उसका या ये गली महल्ले की सियासत, जलसे जुलूसों की सियासत, उसका उतना तजर्बा नहीं है। इन हालात में भी उनका ये जलसा कर लेना इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक उनके लिए खुश खबरी या आप अच्छा कदम कह सकते हैं कि उनको ये मौका मिल गया। दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो आपने जिक्र किया वो बड़ा मशकूक किरदार बनता जा रहा है। वो इस लिहाज से कि जब आपको ये पता था कि आपने रिटर्न 6 बजे तक का एग्रीमेंट कर लिया और आप 3 बजे के आसपास अभी इस्लामाबाद के गिर्द ही घूम रहे थे, तो फिर कैसे मुमकिन था? एक तो ये कि आप पूरी स्पीड में भी आएँ तो आपको इस्लामाबाद से आते हुए 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। दूसरा, जब आप काफिले की सूरत में आते हैं तो तब तो आप 120 की स्पीड पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि काफिले में ये मुमकिन ही नहीं रहता कि तमाम गाड़ियां जो हैं वो उस स्पीड से चल सकें। फिर खुदा न खास्ता किसी हादसे का ख़तरा भी होता है तो स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। तो ये जो अगर क्या ही अच्छा होता कि वो बर वक्त वहाँ से चल पड़ते और यहाँ वक्त पे आ जाते, तो आज लोगों को ये कहने का मौका तो नहीं मिलता कि जी अली अमीन गंडापुर साहब। उनके बीच में 2-3 जगह पर रुकावटें भी थी जिसको उन्होंने अटक पुल पे भी उतर के गाड़ी से हटाया, और फिर बाद में वो एक जगह पे तो हम देख रहे हैं क्लाशनकोव के बट मार के उन्होंने वो गुस्से में ट्रक का वो शीशा भी तोड़ दिया। अब देखिए समीना, ये भी एक वजीर आला को ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह से क्लाशनकोव उसने हाथ में पकड़ी हो, मोला जट बना और उसके बट मार मार के शीशे तोड़। चलिए मैं जरा आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं, लेकिन अलीगौर बलोच साहब को भी यहाँ पे शामिल करते हैं। अलीगौर बलोच साहब, जब जलसे की इजाजत दे ही दी थी दिल बड़ा करके, तो थोड़ा और दिल बड़ा करना चाहिए था। आप लोगों ने भी कल को जलसे जुलूस करने होंगे। ये इस तरह स्कूल की छुट्टी की तरह का टाइम तो नहीं होता कि जी इधर बेल बज गई और ख़त्म सब कुछ। तो जब इतने लोग दूर से आए हैं और कोई ज़ाहिर है उस जगह पे कोई और एक्टिविटी भी नहीं है कि जिसके बाद फ़ौरन स्पेस खाली करवा के आपको वो करनी है, कोई मजबूरी तो नहीं थी, तो क्या फ़र्क पड़ता था? 1-आध घंटा आप उनको करने दें जलसा, वो अपनी तकरीर करते घर चले जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना साहिबा, अभी जिस तरह से आप माशाल्लाह दोनों ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है मामलात के ऊपर, मैं ये अर्ज़ करूँगा एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि दिल तो हमने बहुत बड़े किए। बड़े दिल के चक्कर में 9 मई जैसे वाक़यात हो गए। बड़े दिल के चक्कर में आपने इस्लामाबाद में देखा कि जब इनका जलसा हुआ तो वहाँ पर क्या ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और ना सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल की गई बल्कि उसके बाद जिस तरह से ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। फिर जब बड़ा दिल किया था, एक दफ़ा आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स के अंदर आग लगा दी थी, रेड जोन के अंदर घुसे थे, लेकिन उस वक्त भी कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही थी। चाहिए तो ये था कि जिस अदालत में इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी वहाँ से इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था। तो वो तो इनकी खैर तारीख़ है। वो तो अगर आप देखें जिस तरह से वाक़यात लॉकडाउन्स की बात करते हैं, मतलब है सियासत में पुरतशद्दद सियासत का जो रुझान है वो इसके अलंबरदार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीटीवी पर हमले देख लें, 9 मई के अनगिनत वाक़यात जो पूरे पाकिस्तान में हुए और टारगेटेड वाक़यात जिसमें कि तनसीबात को, ये सब तो है, लेकिन इसके बावजूद ही आप लोगों ने जलसे की इजाज़त दी थी ना। अब आज तो जलसे में कोई हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा। आज भी की। अगर वो पुरअमन जलसा हो रहा था तो अगर 10 मिनट और भी दे देते तो क्या फ़र्क पड़ता? सिक्योरिटी मेजर्स अगर आज ना लिए जाते तो कोई गारंटी नहीं थी कि आज भी, बल्कि अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होता और इनके अज़ाइम ठीक होते तो मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन ये है कि जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज या पुरअमन जलसे की बात की है, हमेशा इस बात की आड़ में इन्होंने तबाही ही मचाई है, इंतशार ही फैलाया है, अनारकी ही फैलाई है।
फिर आज के जलसे में दो, अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से वो क्लाशनकोव पकड़ के मतलब है कि शीशे ट्रकों के तोड़ते रहे, और जिस तरह से एक आदमी की महसूस की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। वहाँ पे वैसे रखा क्यों था ट्रक? आप लोगों ने खुला क्यों नहीं छोड़ा जगह को? जब आपको पता है कि इजाजत दी हुई है तो फिर कंटेनर रखने की जरूरत क्या थी अली अमीन के रास्ते में? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखें, ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपको ये पता ना हो कि ये जो जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं इसके बाद इन्होंने किस जगह के ऊपर हमलावर होना है। एक तरफ शहर की तनसीबात को बचाना होता है, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वैसे ये ज़्यादती है, एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप उन्हें जत्था तो ना कहें कम से कम। वज़ीर आला हैं एक सूबे के, अली गौहर बलोच साहब, आपको पता था कि वो किधर आ रहे हैं। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक मंजे हुए सियासतदान हैं, अवामी सियासत करते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में अपने दिल पे हाथ रख के आज एक जवाब दे दें कि अपने पूरे सियासी कैरियर में आपने किसी जमात का, किसी हुकूमत का, किसी अपोजिशन का कोई जलसा जो वक्त पे शुरू होते और वक्त पे ख़त्म करते हुए देखा हो? एक कोई मिसाल दे दें पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जब हमारे इलेक्शन में जलसे होते थे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस वक्त पाबंदियां लगाई जाती थी और तमाम पार्टी दी तकरीबन कभी को शादो नादर वाक़यात होते थे कि वो जलसे का टाइम ऊपर हो। बिल्कुल उस टाइम मुझे आज तक याद है, कैंपेन में लास्ट नाइट थी, एक टाइम था, उस टाइम से पहले हमें जलसा ख़त्म करना पड़ा था। लास्ट नाइट सर वो तो कैंपेन होती है ना, वो कैंपेन में तो आपने 12 बजे तक खत्म करना होता है, आपको पता कि नहीं तो वो हो जाएगा। मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमन व अमान और पाकिस्तान के क़वायद व ज़वाबित जो होते हैं, जो हुकूमतें बनाती हैं, उन पर अमल करने के लिए समीना पाशा साहिबा तो खुद कह रही हैं कि मेरी शादी की तकरीबात अधूरी रह गई। और वो मतलब मेरी शादी की तकरीबात और जलसे में कोई फर्क नहीं है, जिसके अरमान अभी तक इनके दिल में हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हम मेरी तो मैं और आप तो शामिल होने के लिए तैयार हैं, ये दोबारा भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इस बात पे कह रही हूँ कि मेरी अंधेरे में रुखसती हुई टॉर्च लाइट्स में, तो जाहिर है मुझे तो वो एक याद रहती है चीज़, लेकिन जहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हों, कोई खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता है। अगर इतना घुप अंधेरा कर दिया गया है तो ये एकदम भगदड़ मच सकती है, अल्लाह ना करे। ये तो बड़ा डेंजरस काम है। मैं एक बात ज़रूर ऐड करूंगा कि अगर जब इन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी है कि इस टाइम तक करना है, मुझे ये बताएं, इनकी जो टॉप लीडरशिप थी जो अवेलेबल थी, उनमें से तो कोई बंदा पहुंचा ही नहीं है उधर, और इन्होंने बहाने किए कि जनाब हम उधर थे। यकीन करें कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, मुझे इनका को 50-60 सरकारी गाड़ियों का जो काफ़िला है वो रास्ते में चक्री से कुछ आगे करके मुझे मिला है। तो इनसे पूछें कि ये भाई साहब जलसे में आना भी चाह रहे थे या कि इनकी कोई टांगे काँप रही थी और ड्रामाबाजी एक ट्रक के शीशे तोड़ के करनी थी। तो अच्छा था ना आप लोग एक्सपोज होने देते उन्हें ना, उनके यानी आप लाइट्स बंद करते ना, कैमरा माइक उठाते, उन्हें जबरदस्ती शामिल करवाते कि चलो जाओ जाके और करो था ना कि ये इनको तो टाइम का पता था, ये इनको चाहिए था ना 3 घंटे पहले निकलते और जलसे के ऊपर पहुंच जाते। देखिए अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों ने भी कल को अपोजिशन में जाना है ना, इस तरह की आप लोग काम करें कि जो कल को आप लोग भी इन चीजों को फेस करें। आपके जलसे हो या किसी के भी जलसे हो, आप लोगों को जमहूरी रिवायात की पासदारी करनी चाहिए। खुले दिल से मुखालिफीन को भी मौका दें। आपने भी कर रहे हैं, आप भी करें जलसे, ये इसमें क्या ऐसी बात है कि आप स्कूल बना लें। मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जब इन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी हुई थी कि हम इतने बजे ख़त्म करेंगे, तो इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि ये कम अज़ कम चलें। ये तो आप कह सकते हैं कि कोई काफ़िले लेट हो गए निकलते हुए, जो खुद इनकी टॉप लीडरशिप थी वो गायब थी। एक मौसूफ स्टेज पर खड़े होकर मैंने उनको देखा कि उन्होंने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं बताई कि हमने क्या किया है। वो स्टेज पे खड़े होकर थ्रू आउट ख्वाजा आसिफ साहब को गालियाँ दे रहे थे। आप भी समझ गए होंगे, मैं जिनके तरफ मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। अच्छा अली गौहर, ये कौन सा तर्ज सियासत है? अच्छा अली गौहर, अली गौहर बलोच साहब, लतीफ़ खोसा साहब गवर्नर भी रहे हैं, बड़े सीनियर वकील भी हैं, अदलिया की सियासत में भी बड़ा करते हैं। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के हवाले से, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए ज़ाहिर है कि मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई गैर मुनासिब थी और इस तरह से गुफ्तगू उन्हें नहीं करनी चाहिए। चूँकि देखें
वो क्या समझते हैं कि मतलब है कि पार्लिमान को ताले लगा दिए जाएं, पार्लिमान का काम कानून साजी नहीं है, पार्लिमान का काम जो है वो तरमीम करना नहीं है। तो पार्लिमान एक इदारा है, जब वो कानून साजी का काम नहीं करते तो फिर भी हम तनकीद करते हैं कि ये फ़लाँ पार्लिमान थी जनाब, इन्होंने तो अपना लोगों के जो टैक्स पेयर का पैसा था वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उधर और बातें करके आ जाते हैं। अगर पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी की जाए तो उस पर भी उनको इतराज़ है। अगर उनके सहूलतकारी के फ़ैसले आते रहें तो फिर ये खुश है। अगर इंसाफ पर मबनी, मेरिट पर मबनी फ़ैसले आएँ तो फिर उनको शदीद इख्तलाफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन वकला का भी जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने कि बहुत बड़ी वकला की एक बरादरी है, जिन्होंने कि इन तरमीम के हक़ में भी बात की है, इस कानून साजी के हक़ में भी बात की है, उनसे ये इख्तलाफ करते हैं। ये तो एक सियासी पार्टी के वकील है ना, अब इनकी वकला की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, अब ये एक सियासी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिनकी सहूलतकारी हो तो ये राजी हैं, अगर सहूलतकारी ना हो तो फिर इनको अच्छा जी, जोश आता है। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर ने जो ख़त लिखा है PTI, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से PTI ने रजू कर ली है। अगर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस खत की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलाट करने से रोक दिया तो फिर हुकूमत का अगला कदम क्या हो सकता है? देखें, अदालत में पहली बात तो ये है कि अभी आपके प्रोग्राम की वसातत से आप ही बता रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब मोहतरम काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ कानूनी निकात उठाए हैं और रजिस्ट्रार साहिबा से पूछा है कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। इसी तरह से जो इन्होंने दरख्वास्त दी है, जब उस पर कोई फ़ैसला या कोई चीज़ जजमेंट सामने आती है तो फिर उसके मुताबिक किया जाएगा। अलबत्ता मैं अयाज सादिक साहब को ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने जिस तरह से पार्लिमान की मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीमेसी के लिए जो स्टैंड लिया है और जिस तरह से एक बहरानी कैफियत के अंदर उन्होंने मतलब है कि पाकिस्तान के कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो उसका क्रेडिट उनको ज़रूर जाता है। पार्लिमान भी जो है वो कोई मेरा और आपका ज़ाती इदारा तो नहीं, पाकिस्तान का एक इदारा है और पाकिस्तान के आइन में उसकी जो लिखी हुई है चीज़ें, जो इख्तियारात, जो तरीक़ेकार, वो तो फिर एक लंबी बहस है। चले अगले प्रोग्राम में उन तरमीम पर भी बात कर लेंगे, हो सकता है उस वक्त तक वो असम्बली के अंदर आ जाएंगे बाकायदा तौर पर। अच्छा, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं इमरान साहब। ठीक है अलीगढ़, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आकर जो अदालती मामलात हैं इससे जुड़े मज़ीद सवालात भी सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अदालती मामलात की बात हो रही है, इमरान साहब से भी इस पे ज़रूर बात करते हैं। इमरान साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि अदलिया की जो अंदरूनी लड़ाई है वो ना सिर्फ ये कि बहुत बढ़ चुकी है बल्कि अब सामने भी आ चुकी है। एक तरफ 8 जजेस वज़ाती नोट लिखते हैं बिल्कुल आइनी तरमीम से एक दिन पहले, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आता है और उसके चंद ही घंटों के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया जाता है कमेटी से और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से 5वें नंबर के जो सीनियर जज हैं उनको अपने साथ शामिल कर लेते कमेटी में। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखते हैं कि जी इन 8 जजों ने ये वजाहत किस तरह जारी कर दी, कैसे अपलोड हो गया, किस वक्त कॉज लिस्ट हुई, किधर समात हुई, वगैरह वगैरह। तो ये तो बज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि अब अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ना सिर्फ ये कि उधर एक बहुत तसादुम की कैफियत है बल्कि वो बड़ा ओपन है। समीना, देखें, आपको याद होगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके दौर में भी इसी तरह से नज़र आता था कि रिफ्ट बहुत ज़्यादा है और बाकायदा ग्रुपिंग है। और उस वक्त भी बेंचों के देख के ही लोग बता देते थे कि अब फैसला क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस मनसब पर आए, ये मनसब संभाला, तो शुरू में अगर आप देखें कि ये जो कमेटी थी बनी 3 जज साहिबान पे, तो उसमें शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शुरू में जितने भी इस कमेटी ने फ़ैसला किए वो मुतफ़िका तौर पे किए। ये मसला जुलाई के महीने में हुआ, 12 जुलाई के बाद, कि ये इनके आपस में इख्तलाफात होने शुरू हो गए, चीज़ें होगी। मैं समझता हूँ कि ये वही रिफ्ट है जो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में थी, लेकिन वक्ती तौर पे शायद इस तरह से हुआ कि उस पर थोड़ी सी
जो है ना उसमें नरमी आ गई और चीजें आपको याद होगा जो लाइव समाते हमने देखी हैं, बिल्कुल ऐसे जजेस एक दूसरे को जिस तरीके से वो ऐसे टॉन्ट कर रहे थे, वो इस तरह लगता था कि वो वकील तो कम बोल रहे थे, जजेस आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ। वो ऐसा महसूस होता था कि शायद जज साहिबान जो हैं वही फरीक भी हैं, वो वहाँ जज साहब उस मनसब पर बैठे हुए शायद वकालत भी कर रहे हैं, फरीक भी हैं और एक दूसरे की लत्ते भी ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी ऑब्वियस थी। अब अगर आप ये देखें तो अब ये जो मामला है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया और 5वें नंबर के जज जो थे उनको ले आए, तो ये तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो समझें कि वो 5वें नंबर के जज भी ठीक नहीं काम कर रहे, तो फिर वो 6, 7वें नंबर के जज हैं जो उनको भी ला सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा एक तरह से पावर तो फिर चीफ जस्टिस के पास ही आ गई ना। मास्टर ऑफ रोस्टर तो दोबारा वही बन गए, जो मकसद था 3 रुकनी कमेटी का वो तो फौत हो गया ना। समीना, मास्टर ऑफ रोस्टर वो बन गए, इसमें कोई बहाम नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि अब कमेटी को भी ये पता है कि जी वो भी जो तीसरा जज साहब भी होंगे उनको तो पता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब से इख्तिलाफ हुआ तो मैं इस कमेटी से भी जाऊंगा। और मेरे नज़दीक इससे भी अहम मामला ये है समीना कि जब इस तरह की बात होती है ना, फिर ग्रुपिंग मजीद बढ़ जाती है। और वो जो उस ग्रुपिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस ग्रुप को थोड़ा सा समझते हैं कि वो पता लग जाता है ना कि कोई टारगेट कर रहा है भाई, तो वो इस तरीके से बन जाता है। लेकिन इस पे अब अली गौहर बलोच साहब का भी मैं मौक़िफ़ लेती हूँ, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। कल से मैं देख रही थी कि काजी फायज ईसा साहब की अपनी एक जजमेंट में जो ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने लिखा है वो बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो समझते थे कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो तो कोई बहुत ही नाजायज़ किस्म की चीज़ है, और वो समझते थे कि सदारती ऑर्डिनेंस तो बहुत ही कोई हंगामा खेज सूरत हाल हो कि कोई जंग ही छिड़ी पड़ी है, तो तब जारी किया जाए। ये है समीना कि काजी फाइज ईसा साहब खुद हमेशा जमहूरियत के मैं अब यही बात कर रही हूँ, तो इस बात पे अब सब हैरान हो रहे हैं कि इधर ऑर्डिनेंस आता है और अब काजी साहब को इस सदारती ऑर्डिनेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। गौहर बलोच साहब, पहले तो आपसे ये सवाल है कि सदारती ऑर्डिनेंस की अचानक इतनी इमरजेंसी में ज़रूरत क्या पड़ी? अगर एक तो पहली बात आप लोगों ने खुद ही ये बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें ये तरमीम लेके आए 3 रुकनी कमेटी वाला, और चंद ही महीनों बाद आपको लगा कि ओहो ये तो गलत हो गया और आपने दोबारा जो है वो सारे पावर्स चीफ जस्टिस को देने की ज़रूरत क्यों महसूस की, और फिर ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों? देखिए, बात ये है कि आपको वो वक्त भी याद होगा जब बंदयाल साहब अपना जवाब दे दिया करें ना आप मुझे वक्त ही याद कराते करने लगा जी जी। अब जवाब के साथ हवाला तो देना पड़ता है ना जी। दे ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये कादी फायद ईसा साहब की बहुत फराख दिली, ये वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कि अपने इख्तियारात कमेटी की तरफ सपुर्द किए। बंदयाल साहब ने तो, और जो पहले अदालतें थी उन्होंने तो स्टे ऑर्डर्स दिए, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि आइन को भी दोबारा लिखा अपने फैसलों के साथ। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने परवेज मुशर्रफ के टाइम में भी आइनी तरमीम की इजाज़त दी थी। उन्हें इस कमेटी से मसला हो गया, फिर क्यों आज भी देखें कमेटी फिर भी है, लेकिन उसमें ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये कहा गया है कि, और आप देख लें कि इस कमेटी में मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, वो सीनियर तरीन जज हैं। सिर्फ ये है कि जो तीसरा बंदा है वो चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, तो इख्तियार तो अभी कमेटी के पास है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस अकलियत में आ गए ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो क्योंकि जब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से तीसरा मेंबर ले सकते हैं। अगर हमने इन तमाम चीज़ों को समीना साहिबा इसी तनाजुर में देखना है कि अकलियत में कौन है, ग्रुपिंग है, अक्सरियत में कौन है, तो जो 2 जजेस ने फैसला लिखा, इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने आइन की दफात का जिक्र किया कि अगर इन 8 जजों के फैसले के ऊपर अमल किया जाए तो फलां आइन की दफात मुअत्तल करना पड़ेंगी। इसका मतलब है आइन की धज्जियां किधर से उड़ाई जा रही हैं, अदालतों के अंदर से। और कोई जज भी उस बात की तरदीद नहीं कर सकता कि जो उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया उसमें कोई गलती है। दूसरी ये गुजारिश करेंगे कि जो फैसला है, इतने दिन गुजर गए आज तक उन्होंने फैसला ही नहीं दिया, और उस फैसले के अंदर अपने चैम्बर के अंदर बैठ के काम क्यों जारी किया? आप तरमीम अगर लाना भी चाहते हैं, ऑर्डिनेंस एक कानूनी और आईनी तरीका है,
और मैं समझता हूं कि किसी भी बहरानी कैफियत से निकलने के लिए कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो कानूनी तरीका है। अगर वो असम्बली में कानून की या तरमीम की सूरत में पास नहीं होगा तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, उसकी एक खास टाइमिंग होती है। यहाँ पर तो लोगों ने कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी किए थे और असम्बली के अंदर कानून साजी की थी, वो भी वक्त हमें याद है। जिस तरह से अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके भी नॉलेज में है, जिस तरह से साबका जो बंदयाल साहब थे, जो खोसा साहब थे, उनके वक्त में क्या होता रहा है कि जनाब 2 या 3 जजों को अपनी मर्जी का वो बेंच बनाते थे। जो सीनियर तरीन जज थे उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी तस्लीम नहीं करते थे, एक कॉर्नर कर दिया था और हर मनपसंद फैसला करवाने के लिए मखसूस जजों के ऊपर केस लगाए जाते थे। वो वक्त भी तो आपको याद है। तो मुझे तो ये भी याद है कि काजी फायज ईसा साहब 6-6 महीने चैम्बर वर्क ही करते रहते थे। ये भी हमें याद है कि जब उन्हें डाला भी गया कुछ जजेस को एक बेंच में तो वो खुद ही छोड़ के उठते गए कि जी हमने नहीं सुनना। तो ये भी हमें वक्त याद है, तो ये भी होता रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मसला ये कि अब उससे मुख्तलिफ करना था ना सर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेती हूं, वो दौर बड़ा खराब होगा। काजी साहब ने फुल कोर्ट्स बनाए, वो तो 2-3 मनपसंद के जज रखते थे मनपसंद फैसले करवाने के लिए। काजी साहब ने तो फुल कोर्ट बनवाई और आपने उसको ऑर्डिनेंस से बदल दिया और काजी साहब ने उसको कबूल भी कर लिया। बात करती हैं समीना साहिबा तो मैं आपकी बात खामोशी सुनता हूं, जब मैं कोई जमहूरी बात करने लगता हूं तो देख लें आप मेरी बात काट लें। या तो आप चाहती हैं बिल्कुल उसी तरह के मेरी आप सवाल भी करें और मेरी बात भी लोगों तक। चलिए आप कहें कर ले जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाए कि नहीं बनाए, मुझे बताएं कितने फुल कोर्ट खोसा साहब ने बनाए, कितने फुल कोर्ट जो थे बंदयाल साहब ने बनाए या उनसे जो पहले चीफ जस्टिस से बनाए। काजी साहब साबका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थे अपनी एहलिया के साथ उन सीढ़ियों के ऊपर किस तरह से उनकी तजलील की जाती रही, किस तरह से वो रेफरेंस बनाए गए, किस तरह से हुए। इसके बावजूद उन्होंने टीवी के ऊपर लाइव अपने सारे जितनी थी और हत्ता कि ये भी फुल कोर्ट बनाया। अगर वो चाहते तो इसको भी छोटा बेंच बना सकते थे या कोई और तरीका कर सकते थे। अगरचे 8 जजों ने इख्तलाफ किया लेकिन उन्होंने लाइव सारी नशरियात दिखाई, जो सवाल जवाब होते रहे वो लाइव होते रहे। तो ऑर्डिनेंस तो एक कानून का तरीका है, वो ऑर्डिनेंस आया है और ऑर्डिनेंस के जरिए को बहुत ज्यादा तरमीम भी नहीं की गई। अब भी वही 3 जज हैं, अब भी वही कमेटी। क्या ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ काजी फायज साहब को इख्तियार तो नहीं दे दिया गया, कमेटी बैठी हुई है। एक सेकंड में सिर्फ एक बात कर लूं, जो आपने अभी फुल कोर्ट की बात की ना, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था ये फुल कोर्ट ने ही इंडोर्स किया था ना, उसका उस पे वो बैठे, उन्होंने कहा ठीक बन गया। आपने उसको फिर तब्दील कर दिया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया। तो इसका मतलब है काजी साहब ने भी जब उसको इंडोर्स कर दिया, दैट मींस कि वो जो फुल कोर्ट का फैसला था आप लोगों ने उसको अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया। तो फुल कोर्ट का तो फिर मकसद ही फौत हो गया कि जहां पे फुल कोर्ट ने स्टैंप किया कि ये ठीक है तो वहां पर आप लोगों ने उसको तब्दील कर दिया। जी साहब, मैं इस पे ये समझता हूँ अली गौहर साहब, आप नहीं ये समझते कि क्योंकि हम सब लोगों को उम्मीदें काजी साहब से बहुत ज़्यादा थी, हम उन्हें जमहूरियत का अलमबरदार समझते थे, हम उन्हें ये समझते थे कि ये साबका जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने फुल कोर्ट्स बनाए, इन्होंने लाइव ट्रांसमिशन दिखाई, इन्होंने बहुत चीज़ें की, लेकिन हमें इसीलिए इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा थी। तो जब इस तरह का बंदा जो एक इस्तारा समझा जाता हो उसके दौर में इस तरह की बात हो तो सवाल तो उठते हैं। अगरचे आप इसमें ये दलील तो दे सकते हैं कि वो जो 8 जज साहबान हैं शायद वो एक पार्टी बन गए थे और मजबूरी की हालत में काजी साहब को ये जो है फैसला करना पड़ा। लेकिन फिर भी काजी फायज ईसा साहब का जब नाम आएगा तो क्योंकि उन्होंने खुद एग्जाम्पल ऐसी सेट की है कि हम फिर ये पूछने में तो हक बजानिब होंगे कि वो अचानक उस तरह से उनकी राय क्यों बदल गई। देखिए मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलात में ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की बिल्कुल एक ख़ास पार्टी की सहूलतकारी के लिए जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ कुछ काबिल एहतराम जजेस के फ़ैसलों के ज़रिए मतलब है कि हुई हैं, वो काबिल अफसोस हैं। और फिर मैं कहूँगा कि मैं पार्लिमान ने फिर भी मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो किरदार अदा किया है और जो कानून साजी की है, भाई एक पार्टी है जो खुद एक पार्टी के लोग शामिल हो चुके हैं एक पार्टी के अंदर
और वो उस पार्टी ने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसको ये कहते हैं मखसूस नशिस्तें दे दें। अब पीटीआई वालों को हमने जाकर गाइड करना था कि आप मेहरबानी करके पीटीआई के फॉर्म जो हैं वो भर लें और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। वो अपनी मर्जी से एक सुन्नी तहरीक या किस नाम की पार्टी है वो लोग उसमें शामिल हुए। अब जाहिर है पार्लिमान ने अपना किरदार अदा किया, उसके ऊपर तो फैसला आ गया। सब एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, फैसलों के जरिए नहीं उड़ाया जा सकता। ये सारी दलाइल आप लोगों ने दे दिए थे ना उधर, तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो फील्ड में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब उसकी जो तौजीहात है वो अलग है। बहरहाल अब इसके ऊपर पीटीआई दोबारा से चली गई है सुप्रीम कोर्ट और देखते हैं कि इसके ऊपर उन्हें कितना रिलीफ मिलता है। अलीगौर बलोच साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी भी आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है वो ख़त्म नहीं हुई। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत एक दफ़ा फिर से कोशिश ज़रूर करेगी कि आईनी तरमीम को लेकर आए, पार्लियामेंट में उसे मंजूर करवाए, लेकिन क्या इस दफ़ा ये कोशिश कामयाब हो सकती है? अगरचे मौलाना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो अपने तौर पर एक अलग मुसवदा तैयार कर रहे हैं, बिलावल साहब एक अलग जिम्मेदारी ले चुके हैं कि अब उनकी तरफ से मुसवदा तैयार किया जाएगा, तो क्या किसी इत्तेफाक राय पर पहुंचा जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आईनी तरमीम की जो गेम है वो ओवर हो चुकी है या इसका भी सेकंड राउंड जो है वो हम देखेंगे, और किसका मुसवदा अब हावी होगा? मौलाना अपनी बात मनवाएंगे या बिलावल कुछ नया लेके आएंगे? देखिए समीना, बात यह है कि सियासतदान जो बातें हैं मीडिया के सामने आके करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें सही हो या पूरा सच हो। मसलन हमारे वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस वक्त पहली दफ़ा मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब जब पहली दफ़ा इनके पास गए थे, तो मौलाना साहब ने तो ये भी नहीं कहा था कि वाह जी वाह आप आ गए हैं, तो ये तो तरमीम है ही मेरी। तो ये बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने कहा जी आपकी कैसी है? तो उन्होंने कहा आपको याद नहीं है जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के प्रेशर पे देखें ये सारे मामलात हुए थे, और आपको याद है कि उस वक्त उससे पहले इख्तियार जुडिशल कौंसिल के पास नहीं था, बल्कि हुकूमत के पास इख्तियार था जजों को भर्ती करने का, वो तरीक़ाकार जो था। तो फिर उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी साहब के मुतालबे पे ये उनको इख्तियार दिया गया, तो उस पे वक्त तो मैंने उसको वोट नहीं किया था, मैंने मुखालफत की थी। तो इसका मतलब है ये आपकी तरमीम नहीं है, ये तो मेरी है। और उस वक्त उन्होंने मौलाना साहब ने हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उनको ये पूरा यकीन दिलाया था कि आप ये करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में जो हालात हुए उसमें मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी 2-3 दफ़ा तब्दील हुआ, हुकूमत का भी हुआ। लेकिन जजेस के मामले भी तो मौलाना अभी भी कह रहे हैं कि बात हो सकती है। उनको एतराज़ तो ये था कि जो इंसानी हुकूक की कुछ ऐसी मुतनाज़ शिकें थी उसके हवाले से और कुछ और जो इत्तेफाक और फिर जिस तरीके से आई वो सारा प्रोसीजर, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको ये तो चाहिए था ना कम अज़ कम कि उसी वक्त उन्हें ये तो इतना यकीन तो ना दिलाते, और ये तो ना कहते कि बुला लें इजलास। मामला ये है कि मैं मौलाना साहब पे सिर्फ मकसद ये नहीं कि मौलाना साहब ने ही ये सारा काम ख़राब किया, मकसद ये है कि जितने भी सियासतदान हैं वो अपने उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि उनको क्या सूट करता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, पीपल्स पार्टी से हो। अब मामला ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि दूसरा राउंड होगा, और अगर दूसरे राउंड में हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें इस बात की पूरी कोशिश करेंगी कि दूसरा राउंड शुरू ही उस वक्त हो जब उनकी तादाद पूरी हो जाए। और अब जिस तरह से पार्टी पोजीशन कौमी असम्बली में नई अनाउंस की गई है, उसमें अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को और इनके इत्तेहादियों को मिल जाती हैं, तो फिर इनके पास मामला वैसे भी जो है तादाद इनकी पूरी हो जाती है, तादाद से इनके पास ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो अब जो है ना वो पंजाबी कहते हैं पक्के पैरी, अब हुकूमत अगर आएगी तो पक्के पैरी आएगी, वैसे ये दूसरे राउंड में नहीं। लेकिन अब सवाल वही कि पहले तो ज़ाहिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये MLN से हैं, वो लीड कर रहे थे इस मामले को।
अब बिलावल कह रहे हैं कि वो अपने तौर पर इसकी तैयारी करवा रहे हैं और मौलाना साहब कह रहे हैं अपने तौर पर। मौलाना साहब का ये भी कहना है कि वो पीटीआई को भी ऑन बोर्ड इस पे लेना चाह रहे हैं और इत्तेफाक राय से वो चाहते हैं कि अगर कोई तरमीम होनी भी है तो इत्तेफाक राय से हो। तो आपको लगता है कि अब जो भी चीज़ आएगी उसमें पीटीआई को भी कहीं ऑन बोर्ड कर लेगी हुकूमत, और उसमें ज़्यादा वेटेज किसका होगा? मौलाना की मर्जी ज़्यादा हावी रहेगी या हुकूमत की? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई, ये बड़ी अच्छी बात है कि इत्तेफाक राय से हो। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आइन में कोई भी तरमीम होने ही इत्तेफाक राय से चाहिए, क्योंकि आइन को ऐसी चीज़ नहीं है कि जब आपका वैसे भी आइन जो है वो मुत्तफिका आपका एक दस्तूर है, तो उसके ऊपर सबका इत्तेफाक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको याद होगा कि 1973 का आइन वैसे भी मुत्तफिका तौर पर ही मंजूर किया गया था, तैयार भी किया। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुसव्वदा तैयार करें या मौलाना साहब मुसव्वदा तैयार करें, अल्टीमेटली जो चीज़ें हुकूमत चाह रही है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। एक आध चीज़ पे अगर हुकूमत उनकी मान ले या हुकूमत की वो ना मान ले तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हुकूमत वक्त जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका पलड़ा बाढ़ ही रहेगा। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पर अब एक जो चीज़ देखने वाली है वो ये भी है कि जो वकला कम्युनिटी है वो कैसे देख रही है, क्योंकि जो अभी चीज़ें शेयर हुई थी वकला कम्युनिटी ने तो उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदगी के नज़र से नहीं देखा और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो आपको लगता है कि अगर अभी भी कोई आइनी अदालत के हवाले से या जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री है उसके तरीक़ाकार के तब्दील होने के हवाले से कोई चीज़ें लाई जाती है तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी या इसके ऊपर फिर हुकूमत को मज़ामत का सामना करना पड़ेगा? अच्छा समीना, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखिए कि हुकूमत जो है उसको एक एज ज़रूर हासिल है कि वकला बरादरी इस वक्त बटी पड़ी है। पहले माजी में आप ये देखें कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में या इवन साकिब निसार साहब के वक्त में ज़्यादा यूनिटी थी, इस वक्त जो इश्यूज़ थे उन पे क्लैरिटी थी। अब ये है कि जो रिफ्ट सियासी जमातों में है उसी तरह से बार की सियासत में पाकिस्तान बार कौंसल हो, पंजाब बार कौंसल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन हो, तो सब एक पेज पे नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है। उसका इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो उसमें लाजमी तौर पे हुकूमत जो है वो उसका फ़ायदा उठाती है। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि वकला को अपने साथ मिलाने के लिए बार को बहुत ज़्यादा इमदाद भी दी गई हैं, एड्स दी गई हैं, पैसों से नवाजा गया, अमरात दी गई हैं, लेकिन वकला जो हैं बुनियादी तौर पे उनको ये समझा जाता है कि कुछ तबकात होते हैं ऐसे माशरे में, वकला हों, जर्नलिस्ट हों, कि जो जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, जो प्रोग्रेसिव सोच के अमीर होते हैं। इस बात से आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फारूक एच नाइक साहब ने ये जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस आया उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जरदारी साहब ने उसको साइन किया है, ज़ाहिर सदारती ऑर्डिनेंस है, और फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये काबिल कबूल नहीं है और ये गलत तौर पर लाया गया है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पार्टी के अंदर से भी मुखालिफ आवाज़ें जो है वो दिखाई देती है। ऐसे होता है, देखिए फरूक एच नाइक साहब हों, रज़ा रब्बानी साहब हों, मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि बहुत सारे वकला ऐसे होते हैं, इवन हामिद खान साहब आप देखें कि बहुत सारे इश्यूज़ पे इमरान खान साहब के साथ उनका इख्तलाफ होता था, और अगर आप 9 मई से पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि इवन उस तरह से उनका हामिद खान साहब का तो शायद पीटीआई से उस तरह से ताल्लुक़ भी नहीं रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं वकला जो हैं इस तरह की चीज़ों पे हमेशा से करते आए, और ये बड़ी अच्छी, किसी भी माशरे के लिए अच्छी बात होती है कि उसमें एक तबका ऐसा मौजूद हो जो कम से कम सच के साथ खड़ा हो या माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद जो है उसने पीटीआई में जो एक एम्प्टी स्पेस थी लीडरशिप की उसको भी फिल वकला ने ही किया है, तो इसलिए ये रिफ्ट ज़्यादा बहुत वाज़े हो चुकी है। ये चीज़ भी आपको ज़हन में रखना। बिल्कुल ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद जुडिशरी इसको कैसे देख रही है वो बड़ा मानी खेज होगा।
क्योंकि जाहिर है अगर ये कोई ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक ना हुआ तो वो चैलेंज होंगी, और वो वकला बॉडीज़ की तरफ से भी चैलेंज हो सकती हैं, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी चैलेंज हो सकती हैं। तो फिर वहाँ पर ये देखना होगा कि जो अदलिया है, अदलिया के आला जजेस हैं, वो इन तरामीम के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बहरहाल ख़ुद काजी साहब भी आइनी तरामीम के हवाले से फ़ैसले दे चुके हैं, उनको कलअदम भी करार दे चुके हैं, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आइनी तरमीम हो गई है तो वो अब चेंज नहीं हो सकती या कलअदम करार नहीं दी जा सकती। तो ये अभी गेम काफ़ी ऑन रहेगी और लगता है कि काफ़ी लंबी चलेगी। बहरहाल इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।